औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आज CS 301 के लेक्चर नंबर 19 से 36 के शॉर्ट नोट्स पार्ट 1 में शेयर करूँगी और बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर किया जाएगा। ये नोट्स तो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बनाते हुए, लेकिन इनको वीडियो को बनाने का टाइम बहुत मुश्किल से निकाला है। तो चलें इंशाल्लाह आपके ये पेपर में आप बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। लेक्चर 19 में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होंगे ना, वो कीवर्ड कांस्टेंट है, उसके बाद डी जनरेट बाइनरी सर्च ट्री है और उसके बाद AVL ट्री है। इस बुक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीज़, लोगों ने खुद भी देखी होगी। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस करवाऊंगी। वैसे है सब कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ बेसिक ओवरव्यू दूंगी, बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना वो आप लोग खुद पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फंक्शन कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड सो इट डज नॉट इफेक्ट दिस चेंज। अब जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट का मतलब ही यही है। क्यों क्या होता है, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड एंड प्लेस एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्डिंग के वक्त जो है फंक्शन कॉलिंग में एक कॉपी रखी जाती है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू मेक अ कॉपी ऑफ दैट। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू मेक कॉपी ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इसके बाद क्या है कि वही कांस्टेंट कीवर्ड होगा तो हम चेंज ऑब्जेक्ट नहीं कर सकेंगे। कॉन्स्ट कीवर्ड अपीयर एट द एंड ऑफ क्लास। द मोस्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि जो एंड ऑफ क्लास पे क्या यूज़ होता है, कॉन्स्ट कीवर्ड फंक्शन सिग्नेचर, इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ई टाइप फंक्शन और उसके बाद ये फंक्शन का साइन, फाइंड मीन एंड कॉन्स्ट, ये है क्लास। ये क्या चीज़ हो गई, क्लास। इसके अलावा एक और आएगा, लेकिन उसमें आपने देखना है वर्ड कौन सा है, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड अपीयर्स एट बिगिनिंग ऑफ द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के शुरू में होता है और क्लास के आखिर में होता है। ये देखें इसी तरह बाकी सारी चीज़ें उसी तरह लिखी हुई हैं, शुरू में भी आ रहा है, एंड पे भी आ रहा है। उसके बाद when we create an object from factory the member variable has some value। कोई भी मेंबर जो वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी। the presence of q object can help us send a message to it that gets an object and return it। in case of BST, इनके जो ट्रीज के बारे में कह रहे हैं, देयर आर ओनली 20 स्टेप्स। ये आपका क्विज और क्वेश्चन दोनों है। उसके बाद ये एक फार्मूला है डेप्थ का, डेप्थ डी फाइंड करने का फार्मूला है 2d + 1 एंड -1। डी की वैल्यू समझ लें 2 है, ठीक है। तो 2 + 1 हो गया 2 की पावर 3 -1, यहाँ पे -1 आ गया, और 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 - 1 7 आंसर आ गया। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन भी करवा दिया आपका, क्वेश्चन और MCQs दोनों चीज़ें बन गई हैं। AVL tree, the most important tree। AVL tree has been named after two persons, Adelson Welksy and Ladis। आई डोंट नो मैंने इसे अच्छे से पढ़ा है या नहीं, लेकिन क्योंकि इनके नाम ही ऐसे होते हैं, आपने इनके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेने थे। तो यहाँ से AV पहले वाले का है, ये एक है, ठीक है, इनको दो नहीं समझना, और जो L है ये दूसरे का लैंडिस का। These two had devised a technique to make the tree balanced। बैलेंस ट्री बनाने के लिए AVL ट्री यूज़ होता है। बैलेंस और AVL एक ही चीज़ के नाम है। AVL tree is identical to BST। possible differences, height of left and right substance may differ by most one। the most important lines, ये दोनों लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ एम्प्टी ट्री, लेफ्ट राइट का ये होगा, और एम्प्टी का क्या होगा, डिफाइन टू बी -1। नेक्स्ट यहाँ से एक AVL ट्री की आपको दी गई है, ये थोड़ा सा ना मैंने सही नहीं बनाया था, तो ये इस तरह एक हो गया, ठीक है। ये बैलेंस होगा यूँ, बैलेंस। फिर उसके बाद ये इस तरह की इसकी शाखें बनी हुई हैं, आगे इसकी इस तरह शाख बनी हुई है, फिर अलग से इसकी शाख बनी हुई है। तो बराबर का नहीं, ये मैंने निशान लगा दी, ये वाली बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलेंगे लेवल 1। ये जो दूसरे ये वाले दोनों हैं इनको लेवल ज़ीरो बोलते हैं। फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, ज़ीरो। सेकेंड वाला 2 होता है, उसके बाद ये तीसरे वाला लेवल 2, और ये जो लास्ट पे आता है ये देखें, इसको बोलेंगे 3। तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 इस तरह आगे चलता जाएगा, ये उसके नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, कंडीशन इन AVL एनी नोड लेफ्ट हाइट सब ट्री कैन बी वन मोर और वन लेस देन दी हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इससे एक ज़्यादा या एक कम नंबर हो सकता है, नॉट एन AVL। अब ये AVL नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखें, ये तो बिल्कुल ही कहानी ख़त्म होगी, इतना लंबा। हो सकता है एक नंबर ज़्यादा हो जाए, मतलब एक नंबर ज़्यादा हो जाए, एक नंबर कम हो जाए, बस। इससे ज़्यादा कोई और इजाज़त नहीं दे सकते। बैलेंस्ड
The balance of node in binary tree is defined as height of its left subtree minus height of its right subtree. Binary tree is maximum level of its leaves, also called depth. Depth की definition देखनी है. ये जो होते हैं ना, ये यहाँ तक इसके लेवल्स, इस चीज़ को बोलते हैं डेप्थ. ठीक है, अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 20 की तरफ. AVL ट्री, इंजर्शन इन AVL, ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, बैलेंस सर्च ट्री, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्विज. उसके बाद देखेंगे द यूज़ ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर कैन हेल्प मेक द प्रोसेस ऑफ सर्च फास्टर. ये आपका क्विज बन सकता है, ब्लैंक में आ सकता है. अच्छा, अगर ट्री के पास n नोड्स हैं, विल हैव log 2n. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज log 2n लेवल्स मैक्सिमम इन log n कंपैरिजन. अब अगर n नोड्स होंगे तो उसकी ये वैल्यू होगी, और अगर मैक्सिमम होगे log n कंपैरिजन में ये यूज़ होगा. और ये कब दिया गया? 1962 में. AVL ट्री कब प्रपोज किया गया? 1962 में. उसके बाद ये जो चीज़ है ना, बैलेंस सर्च ट्री आल्सो नोन एज AVL ट्री, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. हाइट ऑफ एम्प्टी ट्री इज डिफाइंड टू बी -1, ये भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. अच्छा, AVL ट्री के कह रहे हैं आल्सो कॉल्ड बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड विल बी 1, 0 और -1 डिपेंडिंग वेदर हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन होगी तो प्लस, इक्वल टू होगी तो 0, लेस देन होगी तो -1 दी हाइट ऑफ राइट सब ट्री. उसके बाद द AVL ट्री आल्सो कॉल्ड द बैलेंस ट्री. ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, ये कुछ लेक्चर्स में ना काफ़ी सेंटेंसेस जो है रिपीट होंगे, तो ये आपने थोड़ा सा कर लेना है. अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो पढ़ लें, इनके वो इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ हाइट कंप्यूटेशन शुड बी अंडरस्टूड एज इट इज़ यूज्ड फॉर इंजर्शन एंड डिलीशन ऑफ द नोड. इंजर्शन मतलब ऐड करना और डिलीशन मतलब माइनस कर देना. अच्छा, AVL ट्री इफेक्टेड बाय द इंजर्शन ऑफ नोड. जो इंजर्शन होती है नोड की, उससे AVL ट्री की जो कंडीशन होती है उस पर खासा फ़र्क पड़ता है, अच्छा या बुरा. अब ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है. इफेक्ट बोला हुआ है तो ज़ाहिर बात है उससे नुकसान ही होता होगा. ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लेवल इन T1 इट्स डिफरेंस विद राइट ST ऑफ नोड A. अब ये एक तरह की आप कह सकते हो एग्जाम्पल दी गई है, आपने एज इट इज़ कर लेना है. अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे वाइल बिल्डिंग वाइल बिल्डिंग ट्री 2 थिंग्स केप्ट इन माइंड. 2 चीज़ें रखें. शुड बी बाइनरी होना चाहिए, और इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल होना चाहिए. उसके बाद इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल शुड रिमेन द सेम, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं. अच्छा, उसके बाद ये चीज़ जो है नॉन AVL है, ये देखें सिंपल ही, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना, तो इसको नॉन AVL बोलेंगे. और AVL ट्री आफ्टर अप्लाइंग रोटेशन यूँ डाली ना, तो ये क्या हो गया, अब इस 1 को इधर ले आए, 2 को यहाँ ले गए और ये ऊपर चला गया, तो इस तरह ये बन गया AVL ट्री आफ्टर दी रोटेशन अप्लाई. लेक्चर नंबर 21, इसमें भी वही चीज़ की हुई है जो लास्ट लेक्चर में की है ना, वही रोटेशन बताई हुई है ने. अच्छा, उसमें कह रहे हैं नोड कंटेनिंग नंबर 2 बिकेम द रूट. अब ये जो है ना, ये रूट बन जाएगा, ये इनके पेरेंट बन जाएगा और ये दोनों चाइल्ड बन जाएंगे. दैट्स इट. सिंगल रोटेशन डज नॉट सीम टू रीस्टोर द बैलेंस अल्फा एंड नोड रिक्वायर्स टू रीबैलेंस्ड. उसके बाद है द वायलेशन विल अकर इन 4 केसेस. अब जो वायलेशन है 4 केसेस में होती है, इसका नंबर भी पूछ सकते हैं आपसे या इनके नाम भी पूछ सकते हैं. उसके बाद इंजर्शन अकर ऑन आउटसाइड. जो भी इंजर्शन इनकी एडिंग करनी है वो आउटसाइड से करनी है. इन केस 1 and 4 सिंगल रोटेशन कैन फिक्स बैलेंस इन केस 1 and 4. अब ये जो नाम है ना, ये आप याद कर लें, ठीक है. बाकी डिटेल जो है आपको बुक पे मिल जाएगी. इस बुक के अंदर प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पेपर में बहुत ना होने के बराबर, कोई सिंटैक्स आपसे पूछ सकते हैं, लिहाजा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उस पर अभी फोकस करें, ठीक है. इंजर्शन अकर ऑन दी इन साइड. अगर इन साइड की बात हो, इन केस 2 and 3, 2 और 3 में इन साइड होती है. आउटसाइड में हमने पीछे जो पढ़ा है 1 और 4 था, और यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 3 है. उसके अलावा अब नेक्स्ट ये देखते हैं, ठीक है. ये वही है, रूट है, आगे उसके चाइल्ड बने हुए. तो ये हो गया लेवल n-2, लेवल n-1 एंड लेवल n. अब इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. K1 Y, K2 Z. लेक्चर नंबर 22 पे आते हैं. उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यू टू इंजर्शन ऑफ नोड ट्री हैज़ बिकम अनबैलेंस्ड. अगर हम इंजर्शन करेंगे तो जो ट्री है वो अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फिक्स इट विद दिस सिंगल रोटेशन. एक रोटेशन यानी कि जैसे कि पिछले यहाँ पे की है ना, ये वाली रोटेशन एक ही की है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा अगर हमने इंजर्शन करना शुरू कर दिया. रिकर्सिव कॉल कैसे की जाती है, ये उसका सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है. कंप्लीट कॉल एज, इन दोनों के सिंटैक्स लिखे हुए हैं एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह से याद कर लेने. कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बस यहाँ पे
इस जगह फ़र्क होगा, ये साइन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 23। बाकी यहाँ पर क्या है, वी कैन कैरी आउट द बैलेंसिंग ऑफ द ट्री बाय कॉलिंग सिंगल एंड डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन थी ना, एक ही दफ़ा कॉल कर दी बस वो हमारा काम हो गया, लेकिन उससे डबल रोटेशन भी की जा सकती है। सिंगल रोटेशन फंक्शन इट आर्गुमेंट इज ट्री नोड विच इज गिवन नेम K2। आफ्टर रोटेशन दिस फंक्शन विल रिटर्न, ये फंक्शन वापस हो जाएगा। अ पॉइंटर एज ट्री विल बी रीऑर्गेनाइज, दोबारा से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। इट्स रूट विल बी चेंज, उसके रूट्स इनके पेरेंट नोड जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, फंक्शन वी चेक K2 इन इज नल, अगर फंक्शन K2 जो हम चेक करेंगे उसमें नल होगा तो क्या होगा, द फंक्शन इज एक्साइटेड बाय रिटर्निंग नल इफ नॉट नल, अगर नल नहीं है यानी कि ज़ीरो नहीं है, रोटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, रोटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा अगर ज़ीरो नहीं है। अच्छा, उसके बाद हाइट रोटेशन क्या होती है, दी रूटीन कॉल्स दी गेट हाइट फंक्शन। गेट हाइट फंक्शन लेने के लिए जो रूटीन कॉल की जाती है उसको बोलते हैं हाइट रूटीन। उसके बाद अब ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन K2 बिकम्स द रूट नोड आफ्टर गोइंग अप। अब ये आपका बन गया क्विज, सारे के सारे क्विज हैं लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डबल राइट लेफ्ट रोटेशन, डबल करनी हो तो क्या होगी, नोमोक्लेचर इन डबल रोटेशन वी एट फर्स्ट कैरी आउट द राइट रोटेशन, सबसे पहली राइट लेंगे बिफोर गोइंग अहेड विद द लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट लिखा हुआ है ना, तो पहले राइट उसके बाद लेफ्ट, डबल लेफ्ट राइट, तो सबसे पहले क्या होगी लेफ्ट, उसके बाद क्या होगी रोटेशन एट फर्स्ट फॉलोड बाय सिंगल राइट, उसके बाद राइट होगी। डिलीशन, डिलीशन का मतलब होता है डिलीट कर देना। इन एवीएल ट्री आइटम फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। अब ये जो काम है ना, एवीएल ट्री में से किसी भी नोड को या आइटम को डिलीट करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। द डिलीशन इज़ द इनवर्स ऑफ इंसर्शन, कोई ऐड करने के अलावा, जैसा कि ये ट्री था ना, ये एक सिंपल सा ट्री था, आपने इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर दी, इसको बोलेंगे इंसर्शन। अब अगर इसको या इसको किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये इंसर्शन का इन्वर्स है। डिलीशन देयर इज अ गिवन वैल्यू x एंड दी AVL ट्री we delete the node containing the value x and rebalance। अब जब उसको डिलीट करेंगे तो उसे सारे को रीबैलेंस करना पड़ेगा। इफ़ इट बिकम्स अनबैलेंस आफ्टर डिलीटिंग द नोड, अगर वो डिलीट करने के बाद अनबैलेंस हो गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इंसर्शन इन हाइट बैलेंस ट्री रिक्वायर्स एट मोस्ट वन सिंगल रोटेशन, कम से कम एक रोटेशन चाहिए या फिर डबल रोटेशन चाहिए उससे इंसर्शन करने के लिए। वर्स्ट केस ऑफ डिलीशन वी हैव टू डू log 2n रोटेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वर्स्ट केस के बारे में आ रही है तो log 2n करना पड़ेगा, एज log 2n इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स। log 2n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स एंड ट्री के, लार्जर नंबर ऑफ रोटेशन वर्स्ट केस ऑफ डिलीशन। जितने ज़्यादा रोटेशन के नंबर होंगे, बार बार रोटेट कर रहे हो तो आपका जो डिलीशन का काम है वो भी मुश्किल हो जाएगा, और उस जो डायग्राम है या ट्री है उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ केसेस हैं, आपने इन केसेस को ज़रा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जो लास्ट में हम पढ़ गए थे ना, केस 1 2 3 इस तरह के जो केसेस चल रहे थे, तो ये वो तीन केसेस हैं, तो इन तीनों को आपने देख लेना है अच्छे से। ये अब मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 24 पे आते हैं, डिलीशन इन AVL ट्री, जो कि ऑलरेडी पिछले वाले में देखा है लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो केसेस है ना उनकी भी डिटेल होगी। देयर आर 5 केसेस टू कंसीडर वाइल डिलीटिंग अ नोड ऑफ एन AVL। तो सबसे पहला केस है और उसके दो पार्ट हैं, A एंड B। द पेरेंट ऑफ डिलीट नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 0 एंड अ नोड वाज डिलीटेड इन पेरेंट्स लेफ्ट साइड। तो ये देखो, ये डिलीट दिस साइड, ये वाली साइड डिलीट करनी है, तो ये माइनस का साइन और उसके अंदर ये इस तरह का एक साइन बना के उसको फिल कर दिया है। दूसरे केस में क्या होगा, पेरेंट ऑफ डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 0 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन पेरेंट्स राइट सब ट्री। अब राइट में किया गया तो क्या उसी तरह। अच्छा, ये देखो ज़रा सा, ये इसका साइन यूं इस तरह से, इस तरफ इसका मुंह है और इसका मुंह थोड़ा सा इस तरफ है, ये देख लेना है, ठीक है। अगर राइट में कर रहे हैं तो इसका साइन उल्टी साइड पे होगा। उसके बाद केस 2 देखते हैं जी। पेरेंट्स ऑफ डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1। पहले केस में क्या था, बैलेंस ऑफ 0, इसमें बैलेंस ऑफ 1 वाज डिलीटेड इन पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। अच्छा, अब देखें इनमें जो ये निशान बने थे ना ट्राइंगल के, वो इस साइड पे है और माइनस वाला साइन उधर पे। बी वाले में क्या होगा,
उसी तरह जैसे ऊपर लिखा हुआ है हैड अ बैलेंस ऑफ -1, इसमें -1 का बैलेंस होगा। नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट राइट सब ट्री, और ये राइट में माइनस होगा। उसके बाद हम तीसरा जो हमारे पास है उसको देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। द पेरेंट्स हैड बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री से माइनस किया गया तो राइट सब ट्री वाज अनबैलेंस, जो दाएं वाला था वो अनबैलेंस हो गया। देखेंगे ये कैसे काम करेगा। ठीक उसी तरह हमने ट्री बना दिया, यहाँ पे लिख दिया एच, इसको माइनस करना है हमने, तो अब क्या करेंगे, डिलीट, उसी तरह लिख दिया। अब इसकी जो है ना ये दो आगे देखिए कॉपीज बन गई। उसके बाद h-1 लिखा, डिलीट हेयर, इसको माइनस करना है। और उसके बाद ये वही हो गया 2h 3h, उसके बाद b सारा लिख दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, जो 2h था ना उसे इधर ले आए और 3h यहाँ पे रह गया। ये वाला 2h इधर ले आए और ये वाला 3h वहीं रह गया। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ए वाला इस तरफ हो गया, बी वाला ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिलीशन वाला। और ये जो थर्ड केस होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए इसको मैनेज करना। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे, देखते हैं केस नंबर 4 कैसे होगा। इसमें बैलेंस ऑफ -1 होगा और नोड वाज डिलीटेड इन दी पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। इनके लेफ्ट सब ट्री में जो सब ट्री मतलब ये जो नीचे उसके पार्ट्स हैं उनमें से माइनस होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये गिवन है, ठीक है, ये पेरेंट हो गए, ये आगे उसके सब ट्री हो गए। डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये जो डबल हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए डबल हो गए, बाकी सारी चीज़ें एच के साथ क्या होगा, h-1 लिख दिया क्योंकि इसे डिलीट करना होगा। अच्छा, उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें उसी तरह लिख दी। अब इसको करना है हमने डबल रोटेट। डबल रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो ये बी है ना, ये वाला बी सेंटर में चला जाएगा, ये ए इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा। अब ये देख लें, बी ऊपर चला जाएगा, ए इधर हो जाएगा और सी इधर हो जाएगा, और ये दोनों एक साइड पे और ये दोनों एक साइड पे हो जाएंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी की चीज़ यहाँ पे समझ लें, ए बी सी, बी सेंटर में चला गया, ए के बाद ए 1 2 यहाँ पे आ गया और 3 4 इसका हो गया। सिंपल। 5 केस में क्या होगा, -1 होगा और कहाँ पे होगा, दी नोड वाज डिलीटेड इन दी पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। तो ये भी उसी तरह ही होगा, मिलता जुलता एच, बाकी ये सारी चीज़ें उसी तरह। h-1 किया, ए को डबल कर दिया, ये वाली चीज़ डबल कर दी। ये बनाने के लिए नहीं आएगा, पूछने के लिए आएगा मेरे ख्याल में। मुझे नहीं लगता कि ये इतना लेंथी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिलीटेड हेयर, तो ये क्या होगा, उसी तरह 20 दरमियान में चला गया। अच्छा, बी दरमियान में गया, एच को इधर ले आए और ए की ये वाली आगे दो फॉर्म बना दी। इसको डिलीट करना था ना, तो इसके साथ आगे पेयरिंग कर दी। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, आपने यहाँ वीडियो पॉज करके देख लेने हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लेंथी होने वाली है। तो मैं यहाँ से आपको सिर्फ ये दिखाती जाऊँगी, कुछ चीज़ें जो है ना दिखाती जाऊँगी। ये इसको लाजमी पढ़ना है, ये वैसे ही नहीं लिखी हुई मैंने, बस अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँ। एक्सप्रेशन ट्री, द मोर जनरल पर्स ट्री एंड द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंपाइलर। कंपोनेंट ऑफ द कंपाइलर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद SQL की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्यूरी फ्रॉम दी डेटाबेस SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म भी है, आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। और उसके बाद सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम वेयर द रूट नोड इज़ क्यूरी, द रूट नोड इज़ क्यूरी, इसको भी एग्जैक्ट याद रखना है। लेक्चर 25 आ गया, एक्सप्रेशन ट्री एंड हॉफ्समैन इनकोडिंग। ट्रीज आर यूज इन मैनी अदर वेज इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये कंप साइंस नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस है। कंपाइलर एंड डेटाबेस आर टू मेजर एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। कंपाइलर डेटाबेस, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी दो मेजर एग्जांपल कौन सी हैं, तो ये याद रखना है। कंपाइलर क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको रन करने के लिए, सारी सेटिंग करने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपने एक दफ़ा देख लेना है इस ट्री को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। प्लस प्लस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, लेफ्ट साइड पे क्या है, ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी स्टार सी, इसको इस तरह लिखना है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि लेफ्ट साइड को कैसे लिखना है, तो आप ए प्लस बी, ए बी एंड स्टार सी। राइट साइड को कैसे लिखना है, डी स्टार ई प्लस एफ एंड स्टार जी, दैट्स इट। डी स्टार ई प्लस एफ एंड स्टार जी, इस तरह लिखना है, ठीक है। यूनिटी ऑपरेटर लाइक नेगेशन इज दिस, बुलियन एक्सप्रेशन लाइक नॉट इज दिस। ये नेगेशन हो गया, यूनिटी ऑपरेटर इनके माइनस या फिर प्लस, और ये जो ऑपरेटर बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको दिखाया जाता है, एंड और नॉट, इस तरह के जो है। अच्छा, ये स्टैक की एक यहाँ पे दी गई है एग्जांपल, इसको आपने देख लेना है। अब ए बी प्लस सी डी ई प्लस डबल स्टैरिक,
इस तरह के क्विज़ आपके आ सकते हैं। जो एक टेबल बना होगा आपकी बुक पे, उसको लाजमी याद करना है कि अगर इस तरह ए बी प्लस या सी लिखा हुआ तो इसको ओपन करके किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद अगेन ये चीज़ लिखी हुई है, डिटेल से समझाना तो चाह रही हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए आप इसको प्लीज़ खुद ही मैनेज करें। ए प्लस बी वी मेड प्लस एज पेरेंट नोड, प्लस को यहाँ पे हमने पेरेंट नोड बना दिया, कहाँ पर, इस चीज़ को आगे लेकर चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया, सी को लगा दिया, सी के बाद यहाँ पे प्लस लगा के डी और ई को बना दिया। इसमें भी क्या, अब ये देखो साथ साथ लिखते जा रहे हैं, ए बी प्लस सी डी ई आगे प्लस एंड स्टेरिक स्टेरिक। अब इस चीज़ को ओपन करके बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऊपर जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना टॉप पे, ये वाली, इस चीज़ को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। देयर इज़ अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ट्री। अब सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड होगी। देखें पहले अलग अलग बनी हुई थी, ये देखो ये अलग अलग थी ना, अब इस चीज़ को इसके साथ कंबाइन कर दिया तो ये बन गया एक कंप्लीट एक्सप्रेशन ट्री। कन्वर्ट इन फिक्स फॉर्म इनटू पोस्ट फिक्स। अब ये सारा तरीका क्या है इसको करने का। अच्छा, बाइनरी ट्री का यूज़ क्या होता है, वन ऑफ दीज इन कंप्रेशन ऑफ डाटा, डाटा को कंप्रेस करने के लिए। यानी कि आप कह सकते हो कोई ऐसी चीज़, जैसे फॉर्म नहीं होता, फॉर्म आप उसको ऊपर से प्रेशर लगाओ तो वो नीचे की तरफ हो जाता है ना, तो वो समझ लें आप कंप्रेशन कर रहे हैं। इसको बोलेंगे हफमैन इनकोडिंग। किसी चीज़ को, डाटा को कंप्रेस करने को बोलते हैं हफमैन इनकोडिंग। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ होती है और फास्ट होती है। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन अल्टीमेट यूटिलिटीज़ वी कैन कंप्रेस अप टू 70% ऑफ द डाटा। 100 का 70% कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। कंप्रेशन मेथड आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस एंड, ये जो एमबीज वगैरह कम नहीं करते, जो हाई ज़्यादा मतलब ज़्यादा एमबीज की वीडियो होगी या कोई उस चीज़ को कम करते हैं ना, एमबीज में लाते हैं, तो उस चीज़ को कंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपने याद करना है जेपीजी को क्यों यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हफमैन कोड मेथड फॉर कंप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इट मेक्स यूज़ ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हफमैन कोड इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द जेपीईजी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद करना है। इमेज कंप्रेशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड हफमैन 1952। अगेन ये आपका क्विज बन रहा है। अच्छा, लेक्चर नंबर हम 26 पे आते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने देख लेनी है, 256 होते हैं पैटर्न्स। उसके बाद 25 अपर के होते हैं, सॉरी 26 लोअर के होते हैं अल्फ़ाबेट्स। ये सारे अल्फ़ाबेट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन टेक्निक इज़ एम्प्लॉयड वाइल ट्रांसफरिंग दी डाटा। जो टू गो अहेड वी हैव टू डू फॉलोइंग स्टेप। अब ये कुछ स्टेप हैं, रूट से स्टार्ट करें, उस चीज़ को रिपीट करें बार बार। उसके बाद कोड करेक्टर हासिल करने के लिए हमने ट्रांसवर्स करना है 0 और 1 के साथ। उसके बाद द लीफ नोड आर आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरनल नोड, अंदर के नोड में लीफ नोड भी होते हैं। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच तो नहीं है, ई एफ लिखो, डी जी एच आई होगा, ये मैंने दोबारा जी एच आई, इसको आप सही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्या है, इंटरनल लोड। अब ये जो ये वाले हैं ना बाहर, ये इनको बोलेंगे एक्सटर्नल लोड, ये सारे हो गए इंटरनल लोड। इंटरनल लोड कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो दायरे वाले हैं इंटरनल हैं, और जो डब्बे वाले हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल, और ये कितने हैं, 10। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 पे आते हैं। लेक्चर नंबर 27 में क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, अगर इंटरनल नोड n हों तो एक्सटर्नल नोड n+1 होंगे। हाउ, अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे क्या देखा था, इंटरनल नोड 9 है तो एक्सटर्नल नोड 10 हैं, यानी कि ये n हो गया और ये n+1 हो गया। वही चीज़ आगे आपको बताई जा रही है, सिंपल है। अच्छा, बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड हैज़ 2n लिंक्स। लिंक्स के बारे में पूछा जाए तो 2n होंगे, ठीक है। और ये सारी डिटेल भी आपने देखनी है, n-1 कब होगा और n+1 कब होगा। इंटरनल के लिए माइनस, एक्सटर्नल के लिए प्लस। उसके बाद लिंक इज़ दैट लाइन, लिंक वो लाइन होती है विच वी ड्रॉ बिटवीन टू नोड्स इन दी ट्री। ये वाली जो है लाइन है इसको बोलते हैं लिंक। बता रहे हैं इन मैनी एप्लीकेशन बाइनरी ट्री ट्रांसवर्सल्स आर कैरिड आउट रिपीटेडली, इनको बार बार रिपीटेडली यूज या कैरिड आउट किया जाता है। उसके बाद ओवरहेड के बारे में बताया जा रहा है, स्टैक के ओवरहेड के बारे में, और द सेम वुड ट्रू इफ़ वी यूज़ अ नॉन रिकर्सिव स्टैक ड्राइवन ट्रांसवर्सल प्रोसीजर। आगे आ जाता है, इट वुड बी यूजफुल टू मॉडिफाई द ट्री डाटा स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द बाइनरी ट्री सो
एज टू स्पीड अप से द इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल प्रोसेस मेक इट स्टैक फ्री बनाने के लिए सारा प्रोसीजर यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 28 को देखते हैं। इट इज़ श्योर दैट द प्रोविजन ऑफ द रूट कैन हेल्प दिस रूटीन परफॉर्म द इन ऑर्डर रूटीन प्रॉपरली। इट विल गो टू द लेफ्ट मोस्ट, पहले सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पे जाएगा बिफोर फॉलोइंग द थ्रेड टू फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेस। इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट करने से पहले लेफ्ट मोस्ट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वी अप्लाई दिस रूटीन, जब हम रूटीन डालते हैं तो क्या होता है, ऑन द सैम्पल ट्री डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये अच्छे से काम नहीं करता। क्यों? बिकॉज द पॉइंटर दैट पॉइंट्स, जो पॉइंटर उस चीज़ को शो कर रहा होता है, ये पॉइंट कर रहा होता है, उसके साथ क्या होता है, टू द नोड गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, डायरेक्शन ही उसकी गलत हो जाती है। डमी नोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड इज डमी नोड। दिस इज वेल रिफ्लेक्टेड इन डायग्राम ऑफ द ट्री विद दी डमी नोड। डमी नोड आप कह सकते हो कि एज अ सैम्पल यूज़ किया जाता है, इसको भी पढ़ना है। हैज़ आइदर नो वैल्यू एंड सम डमी वैल्यू, डमी के अंदर हो सकता है कोई वैल्यू हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, वट एवर हो सकता है, कोई भी वैल्यू ना हो। उसके बाद ये इसका एक सिंटैक्स लिखा हुआ है डमी का, तो ये मस्ट आपने याद करना है, पेपर में आने के चांसेस हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, इज़ अ ट्री दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द बॉटम लेवल। द बॉटम लेवल इज़ फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये चीज़ ना आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो बॉटम लेवल होता है वो फिल किस तरफ से होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ से होता है। अ परफेक्टली कम्प्लीटली बाइनरी ट्री हैज़ ऑल दी लीफ नोड, ऑल नोड्स हैव लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नोड। ये देखो, ये इसका आगे इसी तरह, फिर इसका आगे यहाँ पे इस तरह और इस तरह, इनके सारा कुछ बैलेंस चल रहा है ना, तो इस चीज़ को बोलेंगे परफेक्टली कम्प्लीटली बाइनरी ट्री। अच्छा, उसके बाद ये जो बॉटम पे क्या होता है, बॉटम लेवल पे क्या होता है, तो ये दो चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीटली बाइनरी ट्री, तो सबसे पहले उसकी हाइट होगी log 2n और n नंबर ऑफ नोड्स हैं। बिकॉज द ट्री इज़ सो रेगुलर इट कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे, अरे में उसको सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, रेगुलर है। नो पॉइंटर्स आर नेसेसरी, यहाँ पे हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कुछ रूल्स हैं, ये आप देख लेना। 2i, उसके बाद i/2 और 2i+1, ये किस चीज़ में होता है ये आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, you must be aware that we have not started from the 0th position. It is simply due to the fact of position is 0, 2i will also become 0. अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2i की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। उसके बाद आप कंसीडर करें कि आपके पास j एट पोजिशन 10 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इट पेरेंट्स शुड बी एट दी 10/2, फॉर एग्जाम्पल 5 विच इज़ ट्रू। अब ये ना आपका बन रहा है क्वेश्चन, तो इस चीज़ को शॉर्ट लॉन्ग बन सकता है, MCQs बन सकता है, तो इसको लाजमी आपने याद करना है और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है कि कैसे हुआ है। अच्छा, लेक्चर नंबर 29, कंप्लीट बाइनरी ट्री, हीप, मैक्स हीप, इंसर्शन इन हीप। बिग यूज़ एंड बेनिफिट, इट इज़ यूज इन प्रायोरिटी क्यू। ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर यूज़ होता है हीप। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ किया जाता है अरे के साथ। उसकी डेफिनेशन ऑफ हीप इज़ दैट इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म्स टू दी हीप ऑर्डर, जो कि हीप ऑर्डर की मतलब शक्ल में या उसकी सूरत में चलना शुरू कर देती है। हीप ऑर्डर क्या है, एक तरीका है। अच्छा, हीप फॉर एवरी नोड एक्स। अच्छा, की इन दी पेरेंट इज स्मॉलर देन, अच्छा या इक्वल टू, ये आपने देखना है कि ये स्मॉलर देन कब होती है, इक्वल टू कब होती है। उसके बाद पेरेंट्स नोड के बारे में और मैक्स हीप के बारे में कुछ शॉर्ट सा लिखा हुआ है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द रूट फ्रॉम द मेन हीप वी गेट दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। हीप को माइनस कर दिया, रूट को सॉरी माइनस कर दिया, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद द फंक्शन ऑफ ट्री आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अरे। कोई भी फंक्शन है जो उसका ट्री का, अरे की मदद से आप उसको आगे लेकर चल सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ हीप इन विच अ न्यू नोड हैज़ बीन इंसर्टेड। हीप के अंदर ही एक नया नोड यानी कि एक नया इस तरह का दायरा इंसर्ट किया जा सकता है। डायनेमिक मेमोरी के बारे में भी एक दफ़ा यहाँ से आपने पढ़ना है। लेक्चर नंबर 30, अब मैं यहाँ से बिल्कुल आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू देती जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो स्टडी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रोटेशन रिलेशनशिप, दी 2i एंड 2i+1 स्कीम वाज यूज्ड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए ये वाली स्कीम यूज़ की गई, दैट्स इट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये वाली चीज़ है डिलीट ऑपरेशन इज़ बिट कॉम्प्लेक्स। किसी भी, आप ऑलरेडी जानते हो, किसी भी चीज़ को आपने डिलीट करना है तो
आप थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा कि उस चीज़ को डिलीट करना। व्हेन हीप इज़ यूज प्रायोरिटी इन क्यू, मतलब जब भी हीप यूज़ की जाएगी प्रायोरिटी क्यू में तो हमें डिलीट करना प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करेगा। उसके बाद द होल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, इट हैज़ रीच एट सच अ पोजिशन वेयर इट कैन डिलीट इट साइज। अब इस चीज़ को क्या करेंगे कि डिलीट करने के लिए एक खास जगह पे जाना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैरिटी क्यू इज नॉर्मली एम्प्टी इनिशियली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज बन गया आपका कि शुरू में क्या होता है, जो पैरिटी क्यू होती है वो खाली होती है, ख़त्म हो मतलब एम्प्टी होती है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, ये जो पीछे आपने एक एग्जांपल देखी है ना, उसको भी देख पॉज करके लाजमी देखिए, मैं दिखा देती हूँ यहाँ से। ये अल्गोरिथम विल बिल्ड हीप आउट एन कीज़ के बारे में होगा, तो ये इस तरह का आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे। 31 पे आगे, बिल्ड हीप, मेथड ऑफ हीप, एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर, डिक्रीज की, पी एंड डेल्टा। ये दो चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। दिस मेथड वैल्यू ऑफ की एट पोजीशन पी बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा। अच्छा, नेक्स्ट है द मेथड टेक्स अ पॉइंटर टू नोड, मेजर यूज ऑफ हीप इज इन प्रायोरिटी की, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। द एलिमेंट आर टेकन आउट इन ऑन सम की वैल्यूज आल्सो नोन एज प्रायोरिटी वैल्यूज। ऐसे वैल्यू जो कि कुछ आप कह सकते हो कीज से बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें प्रायोरिटी वैल्यूज कहा जाता है। टास्क मैनेजर, कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाएंगे तो ये इस तरह का टास्क मैनेजर एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग की, इसके अंदर क्या होता है, पी डेल्टा। दिस मेथड इज अपोजिट ऑफ डिक्रीज की, कम करने की बजाय ये क्या करता है, बढ़ाता है। यूजफुल वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रायोरिटी क्यू यूजिंग हीप को इस्तेमाल करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। रिमूव में क्या होता है, रिमूव द नोड एट पोजीशन पी फ्रॉम द हीप। अच्छा, उसके बाद ये आपने देख लेना है डिलीट मीन क्यों यूज़ हो रहा है। आफ्टर डिलीटिंग नोड वी विल यूज़ द परकोलेट डाउन मेथड टू रिस्टोर द ऑर्डर ऑफ हीप। अब ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टेप जो है यूज़ होगा। वी हैव पैरामीटर कैपेसिटी इन दी कंस्ट्रक्टर्स। अब ये इंसर्ट मेथड क्या है, वॉइड इंसर्ट कॉन्स्ट ई टाइप एंड एक्स। रेफरेंस एलिमेंट क्या है, ये चीज़ है। डिलीट मेथड को भी एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। आ जाता है हमारे पास अब ये ना एक चीज़ ये है, बुल मतलब बुलियन इज एम्प्टी, बुलियन इज फुल, इन हीप इज दिस ई टाइप एंड ये साइन आपका इंपॉर्टेंट है, गेट साइज एंड दिस। अच्छा, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 32। परक्यूलेट डाउन मेथड यूज्ड व्हेन यू यूज़ मैक्सीब, जब मैक्सीब यूज़ करनी है तो इसको यूज़ करना है। गेट मिन कब करना है, ट्री में से सबसे मिनिमम वैल्यू को गेट करके देगा, इनकी गेट मिन सबसे छोटी वैल्यू। बिल्ड हीप मेथड, अब ये मेथड क्या करेगा, ये भी आप लोग एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे आता है एन लॉग टू एन इज़ नॉट अ लीनियर नेचर, ये लीनियर नेचर का नहीं है, और ये क्वेश्चन मस्ट आएगा, किसी ना किसी स्टूडेंट का आएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में पेपर के बाद। थ्योरम है एक, ये लिखा हुआ है सारा, इसको आप एक एज इट इज़ पढ़ लें क्योंकि थ्योरम में कुछ समझाने वाला नहीं होता, ये सारा रट्टा टाइप होता है। रट्टा ना ही मारें, 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अ परफेक्ट बी टी बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैज़ टोटल नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू दी 2h प्लस 1। सम ऑफ हाइट ऑफ नोड इक्वल टू n माइनस h माइनस 1। उसके बाद ये देखें वही ट्री बना हुआ है, h कॉलन 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। हम पहले इसी तरह सिंपल लिखते थे ना 0 1 2 3। अब ये नहीं होगा, h माइनस 1 h माइनस 2 h माइनस 3 और कॉलन लगा के उसकी पावर बना देनी है। नोड इज इक्वल टू 2 और लेवल देखना है ऊपर कितना है। परफेक्ट बाइनरी ट्री और इसके टोटल नोड्स क्या होंगे, ये सिग्मा। सिग्मा किस चीज़ को दिखाता है, सम को। ये याद रख लें, आपको किसी और बुक में भी हेल्प आउट करेगा। बाइनरी कंप्लीट ट्री हैज़ नोड्स बिटवीन 2h एंड 2h प्लस 1। आई थिंक ये n है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है तो सही नहीं नज़र आ रहा। s इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे ये इसको माइनस 1 को एज इट इज़ देख लेना है। ये पावर है इसकी, ठीक है, ये सिंपल है, इसी तरह लिखा हुआ है। और ये फार्मूला ये क्विज़ में काफ़ी दफ़ा मैंने रिपीट होता देखा है, जो आम क्विज़ होते हैं उनमें भी था और फाइनल में भी था। लेक्चर नंबर 33 फाइनली हम एंड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बिल्ड हीप इज़ ऑप्टिमाइज्ड एज कम्पेयर टू इंसर्ट मेथड एज इट टेक्स लेसर टाइम देन एन लॉग टू एन, ये कम टाइम लेती है कौन, बिल्ड हीप। सॉर्टिंग इज अप्लाइड टू मेक द एलिमेंट ऑर्डर,
सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अरेंज करना, तो ऑर्डर में रखना वो भी अरेंज होता है। आफ्टर सॉर्टिंग इजी टू फाइंड आउट एनी डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, जब आपने उसको अच्छे से अरेंज किया हुआ है तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, आप लोग उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वन वे इज़ टू पुट दीज एन एलिमेंट इन एन अरे एंड सॉर्ट इट, kth smallest of these as it kth position, इंक्रीजिंग केस k इज इक्वल टू ए एन, अब इसके ऊपर ये निशान था और ये इसके ऊपर ये जो कैप बनी हुई है ना, ये वेक्टर को शो करती है, नोन एज दी मीडियम। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आप एक दफ़ा देख लें, ये वर्क कब करता है, लीनियर टाइम में, टू मेक अ मिन और मैक्स हीप। कौन, बिल्ट हीप। मीडियन क्या होता है, डिफाइंड एज नंबर इन द सीक्वेंस वेयर द हाफ ऑफ नंबर आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वाइल रिमेनिंग हाफ आर स्मॉलर वंस। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती है, ADT। अब ये मैंने ना इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, उसके अलावा डिटेल नहीं ज़्यादा लिखी, बहुत लेंथी था ये लेक्चर। डिसजॉइंट सेट, मेक सेट्स, फाइंड सेट। अब ये इसकी फॉर्म है डिसजॉइंट सेट की, मेक, फाइंड, यूनियन। पहले बनाना है, फिर उसे ढूंढना है, फिर उसे इकट्ठा कर देना है। लेक्चर नंबर 34। यहाँ पे ना ये एक चीज़ जो अभी आई है फर्स्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द बाइनरी रिलेशन आर ओवर अ सेट एस। Our relation set S is called an equivalent relation if it has following properties। अगर ये properties हैं तो ये क्या होगा, equivalence relation होगा इसका, reflexivity, symmetry and transitivity। ये आगे जो डिटेल लिखी हुई है ये आपके पेपर में आ सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको आपने यहाँ पे रोक के मस्ट याद करना है। दी लेस देन इक्वल टू रिलेशनशिप इज नॉट एन इक्वलेंस। इक्वलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि लेस देन है, छोटा भी हो सकता है, तो छोटा तो बराबर कभी नहीं होता। अगर सिर्फ इक्वल होता तो हम कहते हैं जी ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वलेंस नहीं है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वेयर ऑल कनेक्शंस आर बाय मेटल वायर्स इज एन इक्वलेंस रिलेशन। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, रिलेशनशिप partitioned the set, each set of the partition is called an equivalence class of R, all elements that are related in case of disjoint। अब ये ना यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है, सेट बाय कंबाइनिंग टू सेट, दो सेट को मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देने को बोलते हैं डिसजॉइंट। यू मस्ट बी अवेयर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट इन दी सेट। डिवाइड अ सेट इनटू मैनी डिसजॉइंट्स। शेप ऑफ एलिप्स, एलिप्स की ये शेप है और इसके अंदर ये इस तरह हमें बना दिए ने, तो ये आपने याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं कि एलिप्स की शेप कौन सी है। डायनामिक में क्या होता है, अगर जो रिलेशनशिप है स्टोर किया जाए दो डायमेंशंस में तो क्या होगा, अरे ऑफ बुलियन दिस कैन बी डन दी कांस्टेंट टाइम। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, द रिलेशन इज यूजली नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। रिलेशन होता है नॉर्मली हम खुद उसे डिफाइन नहीं करते, ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइन होता है। फाइंड का काम क्या है, फाइंड मेथड वी आर गिवन वन एलिमेंट नेम ऑफ पर्सन एंड आस्क टू फाइंड विच सेट इज बिलोंग टू। हमने नाम दे दिया किसी भी चीज़ का और कहेंगे कि ये बताओ किस सेट के साथ अंदर मतलब बिलोंग करता है, किस सेट के अंदर पड़ा हुआ है। यूनियन क्या होता है, सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करके लिख देना या जोड़ देना, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। फाइंड रिटर्न द नेम ऑफ द सेट इक्विवेलेंस क्लास दैट कंटेन्स अ गिवन एलिमेंट। इक्विवेलेंस क्लास क्या करती है, गिवन एलिमेंट को रखती है। यूनियन मर्ज टू सेट, मर्ज मतलब ये हो गया ना दो बॉक्सेस, तो इसके अंदर से ये बॉक्स ख़त्म करके एक बॉक्स बना दिया, तो इस चीज़ को बोलेंगे मर्ज। यूनियन का काम यही होता है। 35 पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी सेट्स देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ ट्री। बहुत सारे सेट होने की वजह से कलेक्शन ऑफ ट्री भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, ईच ट्री विल बी रिप्रेजेंटिंग वन सेट, हर ट्री एक सेट को दिखाएगा। देयर आर 10 एलिमेंट्स, वी विल हैव 10 सेट्स इनिशियली। उसके बाद देयर विल बी एंट्रीज ऑफ वन नोड, एक नोड के एंट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हो सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इस लेक्चर की डेफिनेशन बन रही है, दिस कलेक्शन ऑफ ट्री विच स्टेट्स। अब बहुत सारे ये ट्री जैसे बन गए, ठीक है, ये ट्री बन गया, जैसे भी बन रहे हैं इन सब को अगर एक साथ देखें कलेक्ट करें तो वो बन जाएगा फॉरेस्ट। द ट्री यूज फॉर द सेट आर नॉट नेसेसरली बाइनरी ट्रीज। जो ट्री यूज होते हैं सेट के लिए वो ज़रूरी नहीं है बाइनरी ट्री हूँ, दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच नोड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, दैट्स इट। उसके बाद ये जो है नोड के बारे में बताया रहा है, चाइल्ड के बारे में, तो यूनियन ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करना है ये चीज़ लिखी हुई है, तो इस चीज़ को आपने रीड करना है। पेरेंट अरे क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, तो आप इसको देख लें। i इज इक्वल टू -1, आगे कमेंट दे दिया। फॉर लूप, अगर लूप में होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, फॉर आगे i 0 है, i लेस देन n है, उसके आगे प्लस प्लस लगा दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दिया, और पेरेंट को i से इनिशियलाइज करने के बाद -1 की वैल्यू दे दी। फाइंड i का मतलब क्या होता है, यूज टू फाइंड द पेरेंट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के पेरेंट यानी कि चाइल्ड के पेरेंट को फाइंड करने के लिए यूज होता है। या फिर
द नेम ऑफ सेट कंटेन्स दैट एलिमेंट, उस नेम का जो मतलब उस एलिमेंट को रखता है। यूनियन, इफ आई एंड जे आर डिसजॉइंट सेट एट विल मर्ज देम फॉलोइंग इज दी कोड। रूट आई जे इन दोनों को लिखा और एक साथ ये क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो ये चीज़ उसका रिजल्ट बन गई। इस चीज़ को बोलेंगे मर्ज करना या यूनियन ले लेना। रनिंग टाइम एनालिसिस, इन केस ऑफ फाइंड वी फॉलो सम indices pointers to find this set containing the particular member. Union is clearly constant time operation. The most important line, running time of find is proportional. अब ये आपका क्विज बन सकता है proportional वाला, to the height of the tree containing node I. This can be proportional to n in the worst case but not always. हमेशा नहीं होता, लेकिन worst case में ये क्या कर सकता है, n के proportional हो सकता है। अच्छा, उसके बाद गोल है मॉडिफाई यूनियन टू इंश्योर दैट हाइट स्टे स्मॉल। हमारा जो आप कह सकते हो ना मकसद होता है ना, वो होता है कि जो हाइट होती है वो हमेशा छोटी रहे, कम रहे। उसके बाद लास्ट लेक्चर आता है इस वीडियो का 36 में वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी आपकी, ठीक है। द रिजल्टेंट ट्री बिकम्स अ लिंक्ड लिस्ट विद एन हाइट, ये आपका क्विज बन गया। यूनियन इज क्लियरली कॉन्स्टेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। रनिंग टाइम फाइंड आई इज प्रोपोर्शनल, अगेन ये ना ऊपर आप कह सकते हो समरी दी हुई थी। यूनियन बाय साइज क्या होती है, इसके कुछ तरीके होते हैं। मेंटेन साइज, मेक स्मॉलर ट्री को छोटा कर दें। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, फॉर ईच रूट नोड आई इंस्टेड ऑफ सेटिंग पेरेंट को सेट करने के बजाय आई टू -1 सेट इट टू -k, ये और ये सेट करने के बजाय आप -k में सेट करें। इफ ट्री रूटेड ये एट आई हैज़ k नोड, अगर उसके k नोड हैं तो आप इसे -k पर सेट करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद है दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनियन बाय वेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो लास्ट आपने इम्प्लीमेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ा है ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ वेट। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस ऑफ यूनियन बाय साइज कैसे होगा, इफ यूनियन आर डन बाय वेट द डेप्थ ऑफ एनी एलिमेंट इज नेवर ग्रेटर देन द log 2n। अगर जो है उसे वेट के जरिए देखा गया है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू इससे बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ ऑफन कैन ईच यूनियन बी कैरिड आउट। कैरिड आउट कैसे किया जा सकता है, log 2n टाइम्स, बिकॉज आफ्टर एट मोस्ट log 2n यूनियन दी ट्री विल कंटेन ऑल n एलिमेंट्स। अल्टरनेटिव टू यूनियन बाय साइज स्ट्रेटजी, मेंटेन हाइट। इसके अलावा जो काम है ना साइज के अलावा, उसकी हाइट को मेंटेन करना शुरू कर दें, यूनियन ऑफ हाइट। उसके बाद लिखा हुआ है स्प्रूसिंग अप फाइंड, कैन वी ऑप्टिमाइज फाइंड, यस, हम फाइंड को ऑप्टिमाइज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है द फाइंड मेथड विल कनेक्ट ऑल द नोड्स ऑन द पाथ टू द रूट नोड डायरेक्टली। जो भी रूट नोड हैं उन सबको डायरेक्टली जोड़ देगा, किसके साथ, ऑल दी नोड, सारे नोड्स को। टाइमिंग विद ऑप्टिमाइजिंग, ये आपका एक क्विज है, इसको आप एज इट इज़ देखें, और ये चीज़ जो है ना ये मस्ट याद करनी है, ये आपके पेपर में आ सकती है। अच्छा, एन के ऊपर इस तरह का नॉट को कोई वैल्यू बनी हुई है, सिंबल बना हुआ है, एन इज़ द इनवर्स। अच्छा, एक्करमैन्स फंक्शन विच ग्रोज एक्सट्रीमली स्लोली, ये ना इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, लग नहीं रहा बल्कि है, क्योंकि ये आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये किस चीज़ को शो करता है, एक्सट्रीमली स्लोली, ये इनके बहुत आहिस्ता से कर रहा है, ग्रो कर रहा है। फॉर आर प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस R4, इसके साथ वही R4 लगा दिया अगर प्रैक्टिकल काम करना है। उसके बाद ये यूनियन फाइंड के बारे में लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू m, लीनियर इन m। नेक्स्ट लास्ट है इसका, द एवरेज टाइम फॉर यूनियन फील्ड विल बी लीनियर इन m एंड इट विल ग्रो टू क्वाड्रेटिकली और एक्सपोनेंशियली। ये दो इंपॉर्टेंट हैं आपके, एज इट इज़ याद कर लेने। उसके बाद ये टाइम और स्पेस के बारे में जो चीज़ लिखी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उम्मीद करती हूँ जो आपको मैंने समझाया है वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प आउट करेगा। जो नेक्स्ट हमारे 37 से तकरीबन 45 तक हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं बना लूँ, लेकिन अगर ना बना पाई तो मैं ऑलरेडी आपको सॉरी बोल रही हूँ। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं लाजमी बना दूँगी, क्योंकि अब ये वीडियो बनाई है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इसको सेट करने में, फिर इसकी एडिटिंग वगैरह करने में भी ऑलरेडी टाइम लगेगा, तो पेपर बहुत ज़्यादा करीब है। अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं लाजमी बना दूँगी, अगर नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, ठीक है। आप किसी और चैनल से या किसी और की वीडियो से इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हो सकता है मैं वीडियो बना दूं, और लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।